नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं पीएसआई टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 2025 पे 26 टेस्ट फेस्ट का मैथ्स के क्वेश्चनों का मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, किसी छात्र को किसी संख्या को 1/15 से गुणा करने को कहा गया। मान लीजिएगा वह संख्या क्या थी, एक्स थी, जिसको 1/15 से गुणा करना था। 1/15 से गुणा करता तो एक्स बटे कितना आता, 15 आता, लेकिन इसने 1/3 से गुणा कर दिया तो x/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे इसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। मतलब इसमें उत्तर एक्स्ट्रा है। तो x/3 में से x/15 घटा लो, बराबर जो अंतर है वो 16 का है। इनका एलसीएम 15 ले लो, 3 का भाग 5 बार, 5 को x से गुणा करोगे, 5x में से x घटाया बराबर 16। तो ये 4x बराबर है 16 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 का भाग 16 में 4 बार और 15 चौके कितना आ गया, 60। वह संख्या कितनी हो गई, 60। इसको दो तरीके से कर सकते हो। 60 का 1/15 निकाल लो तो 60 गुणा 1/15 निकालोगे तो आपके पास में आएगा 4, और 60 का अगर आप 1/3 निकालोगे तो ये आएगा कितना, 20। बताओ बंधु कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। तो दो तरीके से इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। कस्बे की जनसंख्या 9000 है, पुरुषों की संख्या में 5% वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 8% वृद्धि होती है। इसका मतलब ओवरऑल वृद्धि कितनी हो गई, ओवरऑल वृद्धि कितनी हो गई, ओवरऑल वृद्धि 600 की हो गई। कितने की हो गई, 9600 हो गए, 600 की वृद्धि हो गई कितने पर, 9000 पर, इंटू क्या कर दो 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो। 3 का भाग 60 में कितनी बार, 20 बार, और 3 का भाग 9 में कितनी बार, 3 बार। 20/3% की ओवरऑल वृद्धि हो गई। पुरुषों में 8% की वृद्धि दिखाई और महिलाओं में 5% की, सॉरी पुरुषों में पहले 5% है तो पहले 5% लिख लेते हैं अपन, ठीक है। पुरुषों में 5% की वृद्धि है और महिलाओं में कितनी है, 8% की वृद्धि है। ओके, तो अब अपन एक काम करते हैं, यहां से ओवरऑल वृद्धि पुरुषों में 5%, सॉरी महिलाओं में 8% की वृद्धि है। पुरुषों में 5% और महिलाओं में 8% की वृद्धि है। ओवरऑल वृद्धि कितनी दे रखी है, ओवरऑल 20/3। ओके, दो तरीके हैं, या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, या फिर सीधा घटा लो। क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो 8 में से 20/3 घटा लो, ये मेथड ऑफ एलिगेशन याद आ रहा होगा आपको। और ये 20/3 में से क्या घटा लो, 5। 3 8 24 में से 20 घटाओगे 4/3, और 3 5 15 घटाओगे तो 5/3। 3 से 3 कट जाएगा, 4:5 आ जाएगा। पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, 9। तो 9 बराबर कितना कर देंगे, 9000। 9 बराबर 9000 तो 1 बराबर कितना आएगा, 1000। और 1 बराबर 1000 तो 4 बराबर कितना आ जाएगा, 4 बराबर 4000 तो पुरुष आ जाएंगे, और 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5000 क्या आ जाएगी, महिला। ओके, पूछा क्या है इसने, तो पुरुषों की संख्या है, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4000 हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में से 83 सही 1/3। लो बंधु, इनको मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू निकालो। तो इसका वैल्यू कितना आएगा वो बताता हूं मैं। 83 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 83 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240 और 9 कितना होगा, 249, और 1 250। 250 बट्टे कितना, 3। हाँ जी, इंटू क्या कर देंगे, 100। 25 का भाग कितनी बार जाता है, 10 बार ऊपर, तो ठीक है। हाँ जी, 50 का भाग भी दे सकते हो, 50 का भाग 5 बार जाएगा, ठीक है। 50 का भाग 5 बार, 50 का भाग 2 बार, 5/6। तो कह सकते हैं कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का 5/6 लड़कियां हैं। इसका मतलब कक्षा का तो पता नहीं, कक्षा में तो कितने स्टूडेंट हैं, लेकिन उसमें से 5/6 भाग कौन है, गर्ल्स है। 5/6 भाग कौन है, गर्ल्स है। बाकी सारे के सारे क्या हैं, बॉयज हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है बाकी लड़के हैं। यदि लड़कों की संख्या का 60% है, बॉयज की संख्या का 60%, ओके कोई दिक्कत नहीं है। बॉयज की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है। लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है, गर्ल्स का 80% मौजूद है, मतलब प्रेजेंट है, मतलब अपन कह सकते हैं उपस्थित है। ओके, उपस्थित हैं, और ये भी क्या है, उपस्थित हैं। चलो ठीक है, उपस्थित हैं। अब क्या कह रहा है, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत अनुपस्थित है।
अनुपस्थित छात्रों की संख्या पूछी है अपन को, ठीक है। तो अनुपस्थित अपन देख तो हैं, अनुपस्थित कितने हैं, जो अब्सेंट हैं, हाँ जी, अब्सेंट है उन लोगों की संख्या, हाँ जी, अब्सेंट है उन लोगों की संख्या अगर आपको चाहिए तो मुझे एक बात बताओ, टोटल कक्षा कितने की मान ले, टोटल कक्षा में स्टूडेंट कितने मान ले, टोटल कक्षा में स्टूडेंट आप ऐसा मान लो कि जिनके ये वैल्यूज आराम से निकल जाए। 60% का मतलब होता है 60/100, 3/5, 5 आता है नीचे। 80% का मतलब कितना होता है, 4/5 आता है। इसका मतलब 5 और 6 का भाग जाने वाली 30 मान लो। कुल कक्षा में 30 विद्यार्थी, उनका 5/6, 6 का भाग 5 बार 25 आ गया। 25 गर्ल्स हैं तो 5 क्या है, बॉयज है। 5 क्या है बंधु, बॉयज है। ओके, 5 का 60% उपस्थित है तो अब्सेंट कितना होगा, 5 का 40% अब्सेंट होगा। 5 का 40% कितना होता है बताओ बंधु, 20 का भाग 2 बार, 20 का भाग 5 बार, 5 से 5 कट गया, 2 तो लड़के अब्सेंट हैं, सॉरी, और लड़कियां अब्सेंट कितनी है, 25 का 80% उपस्थित हैं तो 20% अनुपस्थित है, 20/100, 20 का भाग 5 बार, 5 का भाग 25 में 5 बार, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7। 7 लोग अनुपस्थित हैं कक्षा में, और 7 अनुपस्थित हैं तो ये 7 कितने में से हैं, 30 में से 7 है, इंटू क्या कर दो 100, 0 से 0 काट दो, 70 में भाग लगा दो किसका, 3 का। 3 का भाग अगर 70 में आप लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 1 कितना 3, 23 सही, 1/3% भाग कक्षा में क्या है, अनुपस्थित है, अब्सेंट है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों में से विजेता को कुल मान्य मतों का 60% मिला, वह 2400 मतों से जीत गया। 20% ने मतदान नहीं किया, 25% अमान्य घोषित हो गए। मतदाता सूची में नामित मतदाताओं की संख्या मैं मान लेता हूं, टोटल संख्या मैं मान लेता हूं, लेट मेरे पास में ये टोटल वोटर्स कितने हैं, एक्स हैं। एक्स में से 20% ने मतदान नहीं किया तो मतदान किया कितनों ने, 80% ने, और जिन्होंने मतदान किया उनका 25% अमान्य घोषित हो गया तो मान्य कितना बचा, 75% बचा। और 2 उम्मीदवारों में से विजेता 60% वोट ले रहा है, कितना, 2 उम्मीदवारों में विजेता में कुल मान्य मतों का 60% मत मिले हैं और 2400 मतों से जीत गया। विजेता को 60% मिले हैं तो हारने वाले ने कितने लिए हैं, हारने वाले ने 40% लिए हैं। तो इन दोनों का अंतर कितने का हो गया, 20% का। जीत हार का अंतर हो गया 60 और 40 का, 20 का, बराबर टोटल कितना हो गया, 2400। सॉल्यूशन कर लो भाई इनका, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। 25 का भाग ये तो ऊपर 8 दूनी कितना हो गया, 16 इंटू 25 थी 75, और 25 चौके 100, 25 थी 75, 8 दूनी 16 इंटू 3 बटे नीचे कितना आ गया, 400 आ गया, बराबर कितना, 2400। ठीक है, हाँ जी, 2 का भाग 200 बार और 2 का भाग 8 बार, 8 का भाग 2400 में 300 बार, 300 को 3 से काटोगे 100 बार, और 100 को 200 से गुणा करोगे तो ये 20,000 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 20,000। सी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 40% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। हाँ जी, मैथ्स में फेल होने वाले कितने हैं, मैथ्स में फेल होने वाले कितने हैं, 40% गणित में अनुत्तीर्ण हुए तो बाकी गणित में 60% जनता क्या हो गई, पास। 30% अंग्रेजी में फेल हो गए, ओके, इंग्लिश में 30% फेल हो गए तो 70% इंग्लिश में क्या हो गए, पास। कह रहा है दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत क्या है, हाँ जी, 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो 10 का सब्स्टिट्यूट यहां पे कितना आ जाएगा, 90, और दोनों में पास चाहिए आपको, किसमें पास चाहिए, दोनों विषयों में पास वाले चाहिए तो आप 60 में 70 को जोड़ दो, 130 में से 90 घटा दो, बताओ कितना आएगा, 40% ऐसे लोग हैं जो दोनों विषयों में क्या है, पास है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, एक भिन्न के अंश में 15% वृद्धि कर दी, अंश x मान लू और हर y मान लू, अंश में 15% वृद्धि करी तो 115%, हर में 8% कमी करी तो 92%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, बराबर भिन्न 15 बट्टा कितनी बन गई, 16। परसेंट से परसेंट तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा यहाँ पे, और 23 का भाग 23 4 92, 23 5 115, 5 का भाग 3 बार और 4 का भाग 4 बार, तो x बटा y कितना आ गया, 3 बटा कितना 4, तो x बटा y 3 बटा 4 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, एक परीक्षा में कोई परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है। कोई परीक्षार्थी 30% अंक लाया लेकिन यह कितने अंकों से फेल हो गया,
5 अंक और आ जाते तो ये भी क्या हो जाता, पास हो जाता। क्या हो जाता, पास। दूसरा परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। 40% लाने वाले के आवश्यक मिनिमम रिक्वायर्ड जो मार्क्स हैं उनमें 10 अंक ज्यादा हैं। चलो ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम कितने अंक चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? मेरे बंधु एक बात बताओ, इन दोनों में गैप कितने का है? 10% का। और वो 10% का गैप कितने नंबरों के बराबर है? 15 अंकों के। 10% का गैप 15 अंकों के बराबर है, तो 100% बराबर कितना होगा? परीक्षा का पूर्णांक चाहिए तो 15/10 इंटू क्या कर दो, 100। 150 अंकों का पूर्णांक हो जाएगा परीक्षा का। और मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए, मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स अगर आपको चाहिए तो 150 का 30% लाने वाला फेल है। 150 का 30% लाने वाले को 5 और चाहिए, तो ये हो जाएगा 15 × 45 और 5 कितने, 50 अंक। मतलब 50 अंक लाने वाला इस परीक्षा में क्या है, पास है। आप कहोगे सर मार्क्स परसेंटेज में चाहिए, तो 50 बटे कितना करते, 150, और 50/150 करते तो 33.33% आता, जबकि ये अंक पूछ रहा है। ठीक है, हाँ जी। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 5% है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या ये हो तो 2 वर्ष बाद लगभग जनसंख्या कितनी होगी? बंधु बाद वाली जनसंख्या पूछी है। आज की जनसंख्या है 1,40,000 है। 1,40,000 हर साल 5% वृद्धि होती है, तो 105/100 इंटू कितना हो जाएगा, 105/100 इंटू 105/100 हो जाएगा। ये मेरे हिसाब से बंधु 3 साल तक लगातार वृद्धि बोल रहा है, तो 5 का भाग 20 बार और 5 का भाग 21 बार, 5 का भाग 20 बार, 5 का भाग 21 बार, 5 का भाग 20 बार, 5 का भाग 21 बार। 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, हाँ जी। 2 का भाग कितनी बार, 70 बार, और 70 में 2 का भाग कितनी बार, 35 बार। ये बट्टा 2 नीचे पड़ा है, तो ये 35 गुणा 21 का स्क्वायर, 21 का क्यूब होता है 9261 बट्टे कितना, 2। लो भाई, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 9261 को आप मल्टीप्लाई कर लो 35 से। 5 5 6 30 और 5 दूनी 10 से, और 5 9 45 और 1 46 इंटू 3 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 कितना, 7 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 1 कितना, 7 है, और 3 9 27। ये हो गया आंकड़ा आपके पास में 5 आ गया, और 3 आ गया, 8 3 11 हो गया, 7 7 14 हो गया, और ये आपके पास में 7 5 12 हो गया, और ये 3 बट्टे कितना, 2। बताओ मुझे, 2 1 कम 2 बच गया 1, 2 6 12, 2 दूनी 4 0, 2 6 12 और 2 7 14 पॉइंट समथिंग, तो 1,62,067 कुछ है। तो ये संख्या लगभग पूछी है, तो ये आपके पास में हो जाएगी 1,62,000। तो राइट आंसर कौन सा होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एबीसी की आय का अनुपात दे रखा, आय में ये वृद्धि होती है तो नई आय का अनुपात क्या होगा? ए की आय 300 मान लूं, बी की आय 400 मान लूं, और सी की आय कितनी मान लूं, 500। एबीसी का इनकम का रेशियो दे रखा आपको, और इनकम के रेशियो से इनका आपको चाहिए इनकम का नया रेशियो। इनकम इंक्रीज होती है रेस्पेक्टिवली 10%, 20% और 25%। अगर ए की इनकम 10% इंक्रीज होती है तो बताओ 300 की 10% कितनी होती है, 30, और 330 हो जाएगी अपने आप में। ठीक है, हाँ जी। बी की इनकम 20% इंक्रीज होती है, तो बताओ 100 का 20% 20 होता है, तो 400 का कितना होगा, 80, तो 480 हो जाएगा। और सी की इनकम 25% इंक्रीज होती है, तो बताओ बंधु 25% है, 500 का 25% होता है आपके पास में 125, और 125 होगा तो 625 आपके पास में आ जाएगा। ठीक बात है, ओके। तो बताओ इनका नया अनुपात चाहिए, इनको काट दो आप 5 से, और नया अनुपात चाहिए तो 5 से काट दो, 5 6 30 और 5 6 30 66, 5 9 45 और बच गया 3, 5 6 30। 5 का भाग एक बार 0 2 में नहीं जाता, 12 में, 5 दूनी 10, और बच गया कितना, 2 5 5 25। तो ये किस ऑप्शन में पड़ा है, 66 96 और 125 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। ठीक बात है। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, चीनी का मूल्य 10% कम हो गया, तो मूल्य बंधु 100 टू कितना हो गया, 90। इसको मैं लिख सकता हूं 10 टू कितना हो गया, 9। मूल्य में 10% कमी हो गई तो मात्रा का अनुपात कितना होगा, 9 से कितना, 10। मात्रा कितनी बढ़ गई, मात्रा 1 बढ़ गई। 1 नहीं चाहिए आपको, कितनी चाहिए, 6.2 की ग्राह चाहिए, तो 6.2 से मल्टीप्लाई कर लो।
तो आपको गठावा मूल्य पूछा है, 6.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 62 केजी आज चीनी आ रही है। 62 केजी आज चीनी अगर आ रही है तो आपको नया भाव पूछा है, भाव पूछा है नया। नया भाव जो होता है इसको गठा हुआ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गठा हुआ भी बोल सकते हैं। और भाव का मूल्य होता है अमाउंट अपॉन क्वांटिटी। अमाउंट कितनी है? 1116 अपॉन कितना हो जाएगा? ये 62 हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, हाँ जी, इनको काट लीजिएगा, आप सोल्व कर लीजिएगा। राइट आंसर देखो, 2 का भाग इधर 31 बार, 2 का भाग 2 5 10 और फिर एक बचेगा 2 5 10, एक बचेगा 2 8 16। ठीक है, हाँ जी, आप अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू चेक कर लीजिएगा। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट ही मैच नहीं खा रहा है, 18 से ही मल्टीप्लाई करो। 18 एकम 18, 18 दून 36, 18 तीन 54 और 4 एक असल वाली, तो ये आपके पास में हो जाएगा 18 रुपए। ठीक है, सही बैठेगा, 31 का भाग जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मैंने आपको मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया। थैंक यू दोस्तों। हेलो नमस्कार, मैं विशेष आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज एसआई टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज का पहला पेपर आयोजित हुआ, तो उस पहले पेपर में रीजनिंग के प्रश्न का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। तो आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। आज के टॉपिक थे जो वो कथन, निष्कर्ष और कथन तर्क पर आधारित 10 प्रश्न आपको इस पेपर में देखने को मिले। ये टॉपिक बहुत बेहतरीन और अच्छा है और आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसा सोचते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि क्या क्या हमें प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। चलिए, 81 नंबर क्वेश्चन पे आपकी रीजनिंग थी। क्या कहता है कि धारावाहिक और सीरियल महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्तियों के विकास का कारण है। आपको इसमें से ये बताना था कि कौन सा निहित है और कौन सा निहित नहीं है। अगर देखा जाए, अगर ये कथन मेरे को दिया गया है और उस आधार पर मेरे को इसमें निष्कर्ष बताने हैं, ये दो, कि कौन सा निष्कर्ष इसमें है और कौन सा नहीं है। तो अगर देखा जाए तो वो वजह कथन में क्या बात कर रहा है कि धारावाहिक या सीरियल जो है ना, वो महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्तियों के विकास का कारण बन रहे हैं। तो क्या समाचार पत्र सकारात्मक पहलुओं की तुलना में नकारात्मक पहलुओं को उजागर करते हैं? अब अगर इसमें इस चीज को देखा जाए तो हमें जो कथन में बात बोली है वो धारावाहिक और सीरियल के बारे में बोली है, तो समाचार पत्र क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, मैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा। इसलिए पहला निष्कर्ष यहाँ पे सही नहीं है। अब अगर वो नकारात्मक प्रवृत्तियों के विकास का कारण है तो कहीं ना कहीं नकारात्मक पहलुओं पर उनमें ध्यान ज्यादा जाता होगा सकारात्मक पहलुओं की तुलना में, इसीलिए वो प्रवृत्तियां विकसित हो रही हैं, महिलाओं में नेगेटिविटी बढ़ रही है। किसकी वजह से? धारावाहिक। तो कहीं ना कहीं ये बात इसमें से निकल के आ रही है। तो यहाँ पे जो केवल मान्यता होगी वो कौन सी निहित होगी? दूसरी मान्यता यहाँ पर क्या है? निहित है। तो चलिए, यहाँ तक समझ आ गई होगी बात। आगे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? कंपनी एक्स ने घोषणा की कि उनकी कंपनी में 10 क्लर्क की नौकरी को भरने के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड स्नातक की पास डिग्री है। वो क्या कहना चाह रहा है कि कंपनी एक्स ने घोषणा की है कि उनकी कंपनी में 10 क्लर्क की नौकरी को भरने के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड स्नातक की पास डिग्री है। देखो, अगर क्लर्क भरना है तो आपको स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये चीज आने से उसे ये चीज पता लगती है कि केवल वही लोग आवेदन करेंगे जिन्होंने स्नातक की डिग्री पास की है। कहीं ना कहीं अब स्नातक से नीचे वाले तो उस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे। तो जो भी योग्यता आपको चाहिए कहीं ना कहीं वो चीज उसमें निकल के आ रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं केवल वो लोग ही आवेदन देंगे जिन्होंने स्नातक की डिग्री क्या की हो? पास। अब स्नातक से ज्यादा अगर पास है तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम स्नातक वाले तो आवेदन देंगे ही देंगे। तो मीन अधि स्नातक मीन पीजी वाले भी आवेदन तो दे सकते हैं। मतलब इसमें पहली मान्यता भी निहित होगी और दूसरी मान्यता भी क्या होगी? निहित होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब आपकी पोशाक बहुत बढ़िया होती है तो बहुत से लोग आपसे पूछते हैं कि इस पोशाक को किस दर्जी ने सिला है। जब आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है तो बहुत से लोग आपसे पूछते हैं कि ये किसने सिली है। तो इसका मतलब क्या है कि इससे क्या धारणा निकल के आती है कि पोशाक खराब हो
तो लोग दर्जी के बारे में पूछते नहीं है। देखो उसने क्या कहा है, जब आपकी पोशाक बहुत बढ़िया होती है जब लोग पूछते हैं, इसका मतलब खराब होने पर नहीं पूछ रहे हैं। हम इस चीज को यहां पर निकालेंगे तो ये बात क्या है, सही है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए, लोग यह जानना चाहते हैं कि ऐसी पोशाक को कैसे सिलना है, नहीं वो ये चीज सिलना कैसे ये तो नहीं पता लगाएंगे, लेकिन वो दर्जी को पता लगा रहे हैं तो शायद वहां से सिलवा सकते हैं, या वो चीज जानना चाहते होंगे। अब अगर वो तरीका जानना चाहते हैं तो वो तो चीज क्लियर इसमें नहीं है, तो यहाँ पे केवल पहली मान्यता निहित है, मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमें क्या कहता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षक छात्र को बताता है यदि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या है, शिक्षक छात्र को बताता है कि यदि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो आपको आने की क्या नहीं दी जाएगी, अनुमति नहीं दी जाएगी। तो वो चीज एक डर पैदा करने का मतलब है, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि सभी छात्र अपना कार्य जो है वो सही समय पर पूरा करें, तभी इस क्वेश्चन के बारे में उन्होंने बात करी है। तो इसका मतलब अनुशासन से शिक्षण क्या होता है, प्रभावी है। तो अगर वो चीज कह रहे हैं कि इस तारीख तक होना चाहिए तो वो चाहते हैं अनुशासन, अनुशासन होगा तो शिक्षण क्या होगा, प्रभावी होगा। इसका मतलब पहली बात यहाँ पे क्या है, सही है। शिक्षक खुश होंगे कि कक्षा में ऐसा छात्र नहीं है जो अपने कार्य को समय पर नहीं करता है। देखो वो चीज खुश होंगे या नहीं होंगे वो उनकी जिम्मेवारी है, क्या हो सकती है हम नहीं, उन्होंने इतना कहा है कि आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं मिलेगी अगर आपने कार्य नहीं किया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अनुशासन चाहते हैं कि समय पे कार्य होना चाहिए। तो ऐसा खुश होना कि ऐसा छात्र ही नहीं है जो कार्य को समय पर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, आपका ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही मान्यता निहित होगी। एक वर्ष में अपने पैसे को 3 गुना करें, एक विज्ञापन दिया गया। एक वर्ष में अपने पैसे को क्या करना है, 3 गुना करना है, ये एक विज्ञापन है। देखो विज्ञापन में जब भी कोई बात कही जाएगी वो सच्ची होगी तभी वो लोग उसमें आएंगे। हम इस चीज को पहले यही मान के चलते हैं कि आश्वासन सच्चा है तभी तो वो विज्ञापन दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा। मीन आश्वासन सच्चा नहीं है, नहीं हम इसके बारे में नहीं कहेंगे, ये बात गलत है। कहीं ना कहीं आश्वासन जो है वो क्या है, सच्चा है। तो ये लाइन टैगलाइन क्यों लिखी गई कि एक वर्ष में अपने पैसे को 3 गुना करें, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनका पैसा क्या हो, बढ़े। तो वो ऐसी अट्रैक्टिव टैगलाइन आपको दे रहा है तो कहीं ना कहीं लोग उससे आकर्षित होंगे और वो उसके पास पहुंचेंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब यहाँ पे जो पूर्व धारणा आएगी वो कौन सी आएगी, डी आएगा। मतलब केवल 2 मान्यता क्या है यहाँ पे सही है। क्या शेयर बाजार धन बनाने के संसाधन है? देखो अगर देखा जाए शेयर बाजार से क्या पैसा बनता है, एक व्यक्ति कह रहा है हाँ शेयर बाजार में धन कई गुना हो जाता है, एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं शेयर बाजार में निवेश जो है वो जोखिम के अधीन है, बिल्कुल अंडर रिस्क रहता है, आपका पैसा बढ़ भी सकता है और हो सकता है आपका पैसा डूब भी जाए। इसका मतलब ये निश्चित नहीं है कि धन बनाने के संसाधन है। तो पहले वाली टिप्पणी एक मजबूत टिप्पणी नहीं है, दूसरी टिप्पणी जो है वो ज्यादा मजबूत है कि आपका पैसा शेयर मार्केट में जोखिम के अधीन होगा, बढ़ भी सकता है और नहीं भी। मतलब यहाँ पे जो टिप्पणी ज्यादा मजबूत है वो कौन सी टिप्पणी ज्यादा मजबूत है आपकी, यहाँ पर दूसरी टिप्पणी ज्यादा मजबूत है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेट्रो शहरों के सभी घरों में जल आपूर्ति में क्या है, कमी, और यह आंशिक रूप से पाइपलाइनों में जल के भारी रिसाव के कारण है। क्या है कि मेट्रो शहरों के सभी घरों में जल आपूर्ति में कमी हो गई क्योंकि आंशिक रूप से पाइपलाइन में जल के भारी रिसाव हो रहे हैं, तो उस वजह से कहीं ना कहीं जल आपूर्ति में क्या है, कमी है। तो क्या तर्क होना चाहिए, अनुरक्षण 24 गुना 7 होने चाहिए और जल रिसाव को बंद करना चाहिए। मतलब उसकी जो मरम्मत है वो चीजें सुधार है वो 24 गुना 7 चलने चाहिए और जल रिसाव को क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। या हमको और अधिक जल उसी अथवा कम खर्चे पर पंप करना चाहिए। वो कह रहा है कि हमको और अधिक जल उस कम खर्चे पर पंप करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं पाइपलाइनों में ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं इसमें तर्क पहला ही जो है वो ज्यादा मजबूत रहेगा कि हमें उस चीज को सुधार करना चाहिए और रिसाव को क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। तर्क 1 क्या है, प्रभावशाली।
तो वो कह रहा है कि पंप मोटर के माध्यम से हमें और अधिक जल को ले लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, कहीं ना कहीं जलों घर में जल की आपूर्ति है वो सरकार द्वारा ही की जानी चाहिए। ड्राइविंग के समय मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। एक व्यक्ति कह रहा है तर्क फर्स्ट, हाँ इसके कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। दूसरा कहता है नहीं, इससे व्यापार में बाधा आएगी। देखो, अगर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो सबसे पहला ज्यादा जरूरी है हमारी जान। बिजनेस या वो चीजें एक सेकेंडरी पर्पज है, कहीं ना कहीं हमारा होना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो लगाया जाना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होती है, सड़क दुर्घटना। आप इस वजह से बैन ही नहीं लगा रहे कि नहीं बिजनेस खराब हो जाएगा, लेट पहुंचेंगे, तो ये एक मजबूत तर्क नहीं है, ये इस वैल्यू को कम कर रहा है। कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाएं होती हैं तो प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसलिए जो तर्क फर्स्ट है वो प्रभावशाली तर्क है, मजबूत तर्क है। बहुत से राज्यों में 6 वर्ष की आयु से कम बच्चों को कक्षा 1 में भर्ती नहीं किया जा सकता। बहुत से राज्य ऐसे हैं जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनको कक्षा 1 में भर्ती नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या पहली वजह यह है कि बच्चे में आवश्यक मानसिक और शारीरिक विकास होना चाहिए? वो चाहते हैं कि पहले बच्चे में मानसिक और शारीरिक विकास होना चाहिए, उसके बाद वो स्कूल में होना चाहिए, या प्रारंभिक वर्षों में बच्चों को अपने माता पिता के साथ होना चाहिए? देखो, कहीं ना कहीं अगर एडमिशन नहीं दे रहे तो उनका पर्पज ये होगा कि बच्चा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विकसित हो जाए, उसके बाद स्कूली का बोझ या जो चीज़ें होनी चाहिए। तो साथ तो वो रहता ही है, हमेशा ही साथ होता है, तो ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो तर्क फर्स्ट जो है वो क्या है, प्रभावशाली, एक मजबूत तर्क आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। क्या शिक्षा को कक्षा 12 तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए? एक प्रश्न आया कि आपको कि क्या 12वीं तक की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए? नहीं, इससे विद्यालय की शिक्षा को बीच में छोड़ने वाले बच्चों को रोजगार देने पर उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा। कि जो विद्यालय छोड़ देते हैं वो बच्चे रोजगार देते हैं तो जो उद्योगों में रोजगार है उस पर प्रभाव पड़ेगा। या विद्यालय की शिक्षा ही उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए आधार बनाती है। बिल्कुल, रोजगार देना वो चीजें अलग चीज है, एक बाल रोजगार वो चीजें संभव नहीं है। तो एक सही एज और सही पढ़ाई के बाद वो चीजें होंगी तो ज्यादा बेहतर होंगी। तो कहीं ना कहीं भविष्य के लिए आधार जो बनाती है वो स्कूली शिक्षा बनाती है। ये तर्क इतना कोई मजबूत तर्क नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रभावशाली तर्क होगा वो कौन सा होगा? यहाँ पे तर्क 2 प्रभावशाली होगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन थे। तो कथन पूर्वधारणा, कथन तर्क पर आधारित थे। तो आगे की चर्चा और आगे करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगली पेपर में।